दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन कैसे ला सकती है। ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये जो क्वेश्चन है ये कानपुर में 2016 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन उत्तर के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 13 और 14 देखें, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते, मतलब जो पहले पढ़ाया हुआ 13 और 14 नंबर क्वेश्चन है उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है कानपुर में 2009 में आया हुआ है। अथवा आर्थिक विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण उपकरण है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कानपुर में 2011 में आया हुआ है। अथवा आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका बताइए। यह क्वेश्चन कानपुर में 2012 और 19 दोनों में आया था, रिपीट हुआ है। अथवा आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, यह क्वेश्चन कानपुर में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये है आंसर। ठीक है, आंसर क्या है कि आर्थिक विकास का अर्थ, यही पूछ रहा है कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, सब में तो यही बात है। तो आंसर है कि आर्थिक विकास का अर्थ शुद्ध राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि को समुचित करने वाली प्रक्रिया से है। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन और सतत वृद्धि होती है। आर्थिक विकास को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। मतलब आर्थिक विकास अगर होगा तो राष्ट्र के विकास में भी प्रोग्रेस मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारी जो समाज है ना, उसका भी विकास होगा। और राष्ट्रीय मतलब आर्थिक विकास के लिए कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, जो कि इस प्रकार है, हम आगे पढ़ेंगे। पहला है डब्ल्यू.ए. लेविस के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन से लगाया जाता है ना। इनका कहना है कि आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति उत्पादन से लगाया जाता है। मतलब प्रति व्यक्ति जितने भी घर में मेंबर हैं उनके प्रति जितने भी हैं उनके अनुसार कितना कमाई हो रहा है उससे लगाया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर तथा दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर करती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि एक और उपलब्ध प्रकृति साधनों पर, मतलब एक तरफ तो जो हम लोग जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसके प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है। ठीक है, और दूसरी और मानवीय व्यवहार पर निर्भर करती है कि हम अपने दोनों, मतलब हम लोग हर लोगों से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इससे भी आर्थिक आर्थिक जीवन है वो हमारा अच्छा होता है। लोग एक दूसरे से मार्केट में क्या करते हैं, संबंध अच्छा बना करके रहते हैं, तभी तो व्यापार चलता है ना। सब लोग अगर सिर्फ ठीक है, तो ये सब चीजें जो एक दूसरे के व्यवहार पर भी निर्भर करती है, जिससे कि आर्थिक विकास होता है। उसके बाद मायर व वोल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को ये एक प्रक्रिया बताए हैं, प्रोसेस बताए हैं, जिसके द्वारा दीर्घकाल में, ठीक है, आने वाले समय में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि होगी अगर हमारा अर्थव्यवस्था सही होगा, क्योंकि हम लोग जो है कि अपने राष्ट्र में रहते हैं और हम लोगों से ही हमारे राष्ट्र का विकास होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद फिर है कि
पॉल एडवर्ड के अनुसार आर्थिक विकास का संबंध इस उद्देश्य से होता है जो एक देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय बढ़ाने हेतु समस्त उत्पादन साधनों का प्रयोग करता है। एक देश से दूसरे देश में हमारा जो सामान है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उससे भी हमारे आर्थिक उत्पादन का साधनों का विकास होता है, जिससे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। ये पॉल एडवर्ड का कहना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो इजी हो, आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करना जरूरी है, तभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे है कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा का योगदान। शिक्षा और आर्थिक विकास का आपस में बहुत पुराना संबंध है। शिक्षा आत्मविश्वास और सामाजिक शक्ति एवं एकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अर्थोपार्जन क्रिया के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंसान पढ़ता किस लिए है? अपनी आर्थिक व्यवस्था को अच्छा ही करने के लिए तो पढ़ता है, थोड़े ना सिर्फ पढ़ लिख कर करके घर में बैठ गया, ऐसा थोड़ी ना है। अब और हमेशा जो भी चीज पढ़ता है, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, या टीचिंग का पढ़ाई करे, या फिर कोई भी चीज करे, कोई भी चीज, वो क्या एक साधन बनाता है, एक साधन है वो अपने आर्थिक जीवन को अच्छा करने का। ठीक है, तो यही कहा गया। किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था उस देश की प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि देश में जितने आर्थिक प्राकृतिक साधन उपलब्ध होंगे, वह देश उतना ही आर्थिक उन्नतशील रहेगा। देश की आर्थिक व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक साधनों पर। क्या क्या हमारे देश में नया नया चीज इनोवेट हो रहा है, बन रहा है, आ रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी सारी आ रही है और उसका यूज हो रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारी आर्थिक व्यवस्था। और ये इसी से पता चलता है कि किस देश में कितना इस चीज का उपयोग हो रहा है। ठीक है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज हो रहा है। जितना लोग ज्यादा इन सब चीजों का यूज करता है, वो देश बहुत ज्यादा जो है कि डेवलप करता है। जैसे कि चीन देख लो, कितना ज्यादा वो लोग मतलब फास्ट है ना। तो इसी तरह से हमारा देश भी अगर बहुत सारी चीजों को, ऐसी नई चीजों को यूज करेगा, नई पद्धतियों का विकास करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, साइंस के जरिए जो है कि नई चीजें जो है कि बनाई जाएगी, है ना। तो उससे हम लोग यूज करेंगे और हम लोग उसको उपयोग में ला करके अपना आर्थिक जीवन विकसित कर सकते हैं, अपने देश का भी विकास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। बहुत से देश हैं जहां प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद वह पिछड़े हुए हैं। लेकिन आज ऐसा आधुनिक समय में भी आजकल बहुत ऐसा कम देखा गया है। शहरों में तो फिर भी यूज हो जाता है, लेकिन गांव पिछड़े जो गांव वाला एरिया है, वहां पर जो है कि अभी तक ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके वजह से हमारा जो रूरल एरिया है वो अभी पिछड़ा हुआ है। तो उन सबको भी तो इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, है ना, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अभी तक ये पिछड़ा हुआ है। ठीक है, आर्थिक विकास का तात्पर्य देश की राष्ट्रीय आय, सामग्री उत्पादन की मात्रा तथा सेवाओं के परिणाम की उत्तरोत्तर वृद्धि करने से है। इसके लिए पूंजी, साधन, श्रम, संगठन तथा साहस की आवश्यकता होती है। जो आर्थिक विकास होता है वो राष्ट्र की आय, सामग्री उत्पादन और इन सब चीजों पर निर्भर करती है। जो देश जितना समृद्ध देश होगा, उसकी राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है वो उतनी ही अच्छी होगी, है ना। इसके लिए पूंजी, साधन, श्रम, संगठन, है ना, ये सब चीज होना बहुत जरूरी है, तभी बहुत अच्छा विकास हो सकता है हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का। उत्पादन में प्राकृतिक साधन तथा मानवीय साधन दोनों जरूरी है।
ठीक है। उत्पादन कैसा होता है? दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक साधन होता है जो कि हम लोग जो चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। और दूसरा होता है मानवीय साधन, जो कि मजदूर लोग, जो कि हमारे इम्प्लॉई लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो सब भी फैक्ट्री में कितने भी मजदूर लोग काम करते हैं, हमारे कंपनीज में इतने सारे इम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर वो अच्छे हों तब हमारे देश, हमारी कंपनी कितना अच्छा ग्रो करती है। अगर उसमें कोई भी अच्छा नहीं होगा तो हमारा अच्छा सही से उत्पादन नहीं होगा। आर्थिक विकास का प्रयोजन मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा करता है, ऊंचा करना है ना। आर्थिक विकास का मेन कारण क्या होता है? मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा करना। आर्थिक विकास के लिए इसमें आत्मविश्वास, प्रकृति, व्यापार समझने की शक्ति और उनका सामना करने की योग्यता उत्पन्न करके समाज में एक नए पर्यावरण का निर्माण करना होगा। इसके लिए शिक्षा आवश्यक होगी। आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भी आर्थिक विकास का होना चाहिए, है ना। आर्थिक विकास को ठीक करने के लिए हमें अपने अंदर जो है कि इन सब चीजों को, जो उत्पादन का क्या है, व्यवसाय का क्या तरीका होता है ना, इन सब चीजों को हमें समझना होगा। और हम इसी से हम अपने आधुनिक भारत में शिक्षा, जो अभी जो शिक्षा दी जा रही है, तो सबसे ज्यादा शिक्षा बच्चों लोगों को व्यापार से रिलेटेड दी जा रही है, ताकि बच्चे इन जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि उसको व्यापार बना सकें, ठीक है। ताकि 1 रुपया ना कमाकर वो 1 लाख रुपया कमा सके, है ना। तो इसी तरह से जो भी चीज पढ़ने लिखने से रिलेटेड हो उसको सिर्फ इस नजरिए से ना देखें कि पढ़ाई के लिए है, कल के हमको जॉब करना है। नहीं, जॉब तो एक चीज होती है कि सीखना होता है उससे, लेकिन अगर आप सही में पैसा कमाना चाह रहे हो तो आप उस चीज को व्यापार बनाओ। आप अच्छे से अच्छा उससे और लोगों को जो है कि इम्प्लॉई बना करके दे सकते हो, आप रोजगार दे सकते हो, ठीक है। तो इससे हमारे देश का विकास होगा, ठीक। उसके बाद फिर है कि हो गया, शिक्षा उपयोग की वस्तु एवं उत्पादन का कारक है, ठीक है। तो क्या है कि आज शिक्षा ज्ञान के साथ साथ उपयोग की वस्तु एवं उत्पादन का कारक भी है। हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि आज उपभोग तथा उत्पाद में शिक्षा का विशिष्टीकरण हो जाने से शिक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। आज शिक्षा केवल ज्ञान के लिए नहीं अपितु आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। शिक्षा उपभोग की वस्तु इसलिए है कि इसका मूल्यांकन तथा आवश्यकता उसके स्वाभाविक व व्यवहारिक प्रयोगों पर ही नहीं निर्भर करती, वरन वह स्वयं में महत्वपूर्ण है और उसी की स्वयं के लिए मांग की जाती है ना। जो शिक्षा है आजकल जो है कि उसका जो है कि विकास बहुत ज्यादा महत्व, मतलब शिक्षा को एक जरूरी तो है लेकिन उसको एक जो है कि क्या बोलते हैं, उत्पाद के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा उपभोग की वस्तु बन गई है, उसी से वो बच्चे जो है कि पढ़ लिख कर करके उसको एक नया रूप दे रहे हैं, उसको जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको अपने लेवल पे एक बना कर करके उसको व्यापार और आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बच्चे अपने साथ साथ अपने देश का भी विकास कर सकें, ठीक है। और इसी तरह से, क्योंकि शिक्षा तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता ही है, उसके साथ साथ उस शिक्षा से जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो जिससे हम अपने देश के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। ठीक है। और क्या है कि हम कहाँ पढ़े थे, इसलिए क्या है, शिक्षा उपभोग की वस्तु इसलिए है कि उसका मूल्यांकन तथा आवश्यकता उसके संभावित व व्यवहारिक प्रयोगों पर भी निर्भर करती है, वरन वह स्वयं में महत्वपूर्ण है ना।
उसके प्रयोग पर भी बहुत जरूरी है। शिक्षा का प्रयोग करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी स्वयं के लिए मांग की जाती है ना। शिक्षा स्वयं इसीलिए मांग की जाती है, इसीलिए क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। उत्पादन का कारक इसलिए कि वह तकनीकी तथा संगठन के आधारभूत कौशलों, आवृत्तियों, व्यक्तित्व के गुणों तथा पर्यावरण का निर्माण करती है ना। उत्पादन कारक इसलिए है क्योंकि वो तकनीकी का तथा संगठन के आधारभूत कौशल को सीखता है, अभिवृत्तियों को सीखता है, व्यक्तियों के गुणों तथा पर्यावरण का निर्माण करता है। अच्छे अच्छे गुण बच्चे सीख करके शिक्षा अपने अंदर इनोवेट करते हैं, नया कुछ बनाते हैं, नया कुछ ट्राई करते हैं और अपने लोगों को दिखाते हैं और उससे भी विकास होता है। ठीक है। उसके बाद है फिर शिक्षा मनुष्य के द्वारा वस्तुओं में सुधार करती है। शिक्षा मनुष्य के द्वारा वस्तुओं में सुधार करती है। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक वस्तुओं की उत्पादकता तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है और यह कार्य शिक्षा वस्तुओं में सीधे सुधार करने की अपेक्षा मनुष्य में सुधार करती है। इसलिए शिक्षा आर्थिक विकास में प्रत्येक के साथ साथ अप्रत्यक्ष भी पहुंचाती है। ठीक है। मतलब कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है कि वस्तुओं के उत्पादन, जो भी हम उत्पाद कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना होता है ना। जो चीज अभी देखो, पहले जो चीज मिलती थी है ना, अब को देखो वही ब्रांड है, लेकिन कितना चेंज हो गया। हमेशा 6 महीने 1 साल में तो ब्रांड वही रहता है, पर उसमें कितने सारी चीज को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि वो और 4 गुना और अच्छा हो जाता है ना। तो इसी तरह से जो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उस चीज को हम उसमें और कुछ ऐड करके उसको नया तरीके का बना करके उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा जो उत्पाद है, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो और 4 गुना अधिक अच्छा हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, है ना। और यह कार्य शिक्षा वस्तुओं में सीधे सुधार करने की अपेक्षा वस्तुओं में सुधार करने के लिए होती है। और शिक्षा तो है ना, उसमें तो वो चेंजिंग हो ही रहा है, साथ में जो बच्चे सीख रहे हैं उसके द्वारा भी ये सारी चीजें सुधार करके एक नया चीज का उत्पादन हो रहा है। ठीक है। इसलिए शिक्षा आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष भी पहुंचाती है। ठीक है। उसके बाद फिर है कि फिर शिक्षा आय वृद्धि में सहायक। ठीक है। शिक्षा आय वृद्धि में भी सहायक होती है। भाई पढ़ लिख करके हम लोग अपना पैसा ही तो कमाना है। ठीक है। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों में स्थिर पूंजी की संकल्पना में समाज के सदस्यों की अर्जित लाभदायक योग्यताओं को भी सम्मिलित किया है। उनका मानना था कि इन योग्यताओं को अर्जित करने के लिए वास्तविक व्यय करना पड़ता है, जो एक स्थिर पूंजी है और उनकी वसूली व्यक्ति से होती है। ये योग्यताएं जिस प्रकार व्यक्ति को धनार्जन में सहायक होती है, उसी प्रकार उस समाज को भी जिसका वह सदस्य होता है। ठीक है। तो मतलब कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है कि अपने आर्थिक स्थिति को, अर्थव्यवस्था को जो है कि अच्छा बनाने के लिए हम अपनी शिक्षा को उस चीज के लिए यूज करते हैं और अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने आप की भी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करते हैं और अपने देश के भी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करते हैं। ठीक है। आर्थिक सामाजिक समझ उत्पन्न करने में सहायक। शिक्षा समाज में आर्थिक तथा सामाजिक समझ का विकास करती है। ठीक है। मतलब शिक्षा के कारण हमारे सामाजिक समझ भी
हमको किस तरह से अपने समाज के साथ अच्छे तरीके से रहना है, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। तो शिक्षा जो है कि समाज में आर्थिक तथा सामाजिक समझ का भी विकास करती है, जिससे निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि, अपव्यय, आवश्यकताओं को सीमित रखना, बचत तथा मितव्ययता जैसी बातों की समझ समाज में जागृत करके आर्थिक विकास में सहायता करती है। मतलब जैसे कि अगर हम समाज में शिक्षित परिवार होगा, तो जो आसपास के जो पड़ोसी होंगे समाज के, वो भी इस चीज को देखेंगे और अपने बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। और साथ साथ जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगेगा, और जो है कि जो निरक्षरता है वो दूर होगी, है ना। आवश्यकताओं को सीमित रखना, ये सारी चीज हम लोग जितना में है बेटा उतने में खुश रहो, ज्यादा लंबा चादर मतलब पैर मत पसारो, हमारा चादर तो छोटा है। इस तरह की सोच अब खत्म हो गई। अब हमारा कहना है कि भाई लंबा पैर फैलाएंगे और जितना हमको चादर छोटा पड़ रहा है उसके लिए हम इतना मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, ताकि हम और बड़ा चादर खरीद सकें, ताकि हम अपने पूरे मतलब पैर को ढक सकें, पूरा अच्छे तरीके से कंफर्ट होकर करके सो सकें, है ना। तो यही है कि इस तरह का सोच समाज में विकसित होता है, ताकि तभी तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, है ना। उसके बाद अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व को अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। प्रारंभ में कुछ ने इसके नैतिक पक्ष पर बल दिया, तो कुछ ने आध्यात्मिक, कुछ ने वर्ग संघर्ष को बचाने में उसके महत्व को स्वीकारा, तो कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में। मतलब अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण अलग अलग था। उनके अनुसार कुछ का कहना था कि प्राचीन काल के हिसाब से शिक्षा को महत्व दे रहे थे, कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये स्वीकार किया। फिर प्रारंभ में कुछ ऐसे नैतिक पक्ष पर बल दिया, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने, कुछ आध्यात्मिक वर्ग पर, कुछ ने वर्ग संघर्ष को बचाने में उसके संघर्ष को स्वीकारा, तो कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में। इस तरह से शिक्षा का जो यूज हुआ वो अलग अलग तरीके से, जो शिक्षा शास्त्री थे उनका दृष्टिकोण जो भी रहा, वो अपने अपने पक्ष पर शिक्षा के जरिए इन सब चीज को भी तो सुधारना था। सिर्फ आर्थिक स्थिति, इन सब का भी प्रभाव आर्थिक स्थिति पर बहुत पड़ता है, ठीक है। तो इन सब में भी सुधार लाना बहुत जरूरी था, ठीक है। लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि उचित शिक्षा के द्वारा मनुष्य में सुधार करने से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तथा राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों का पोषण और विकास मानव साधनों पर निर्भर करता है। अतः उनकी योग्यताओं को शिक्षा और तकनीकी शिक्षण द्वारा अधिक से अधिक निपुण बनाना आवश्यक है ना। शिक्षा के ही द्वारा व्यक्ति का उत्पादन क्षमता जो है कि बढ़ाया जा सकता है और लोगों को शिक्षित कर के साक्षर बनाया जाता है, और उसके द्वारा ये शिक्षा का उपयोग कर के लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाई जाती है। लोग और भी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, लोग ये जान रहे हैं कि किस तरह का पढ़ाई हो जो कि हमें और भी ज्यादा आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी कर सके, उत्पादन बढ़ा सके और हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का विकास हो सके, हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो सके, है ना। हम अपना चादर इतना फैलाएं कि हमारी आर्थिक स्थिति इतना, मतलब पैर ही इतना फैलाएं ताकि चादर उतना बड़ा लेने का हमारी औकात हो जाए, ठीक है। तो यही है। उसके बाद फिर है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से ज्ञान एक वस्तु है, भौतिक परिवर्तनशील पदार्थ है, विद्यालय कर्म है जो इस ज्ञान का व्यापार करते हैं, शिक्षा एक उद्योग है जिसमें धन लगाया जाता है और उत्पत्ति होती है ना। अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से ज्ञान क्या है, एक वस्तु है, अभौतिक परिवर्तन पदार्थ है,
ठीक है। विद्यालय कर्म है, जो कि विद्यालय का काम है कि शिक्षा देना है, और ज्ञान का व्यापार भी है। विद्यालय कर्म भी है और ज्ञान का व्यापार भी है। मतलब व्यापार भी तो हो रहा है। पढ़ाई ऐसे फ्री में तो थोड़े ना हो रहा है। एडमिशन कराते समय में अच्छा पैसा लेते हैं लोग, उसके बाद हर एग्जाम में पढ़ाई का एग्जाम फीस भरो, तो ये वो बहुत सारा चीज है। अब क्या हो गया है, व्यापार बन गया है। शिक्षा एक उद्योग है जिसमें धन लगाया जाता है और उत्पत्ति होती है। हम अपने बच्चे पर पैसा लगाएंगे तभी तो कल मेरा बच्चा अच्छा पैसा कमाएगा, है ना। तो अच्छा पैसा लगाओ, अच्छा पैसा, अच्छी चीज पढ़ो और जो है कि अच्छा पैसा कमाओ, ठीक है। शिक्षा और उद्योग में एक अंतर यह है कि एक से अभौतिक और दूसरे से भौतिक पदार्थ बनता है ना। शिक्षा और उद्योग में अंतर यह है कि एक से अभौतिक और दूसरे से भौतिक पदार्थ बनता है। एक गुण का निर्माण करती है तो दूसरा वस्तु के उद्योग में पूंजी लगाई जाती है। शिक्षा पा करके हम गुण का विकास करते हैं और दूसरी ओर उसी शिक्षा का यूज करके हम उद्योग में पूंजी लगा करके अपना विकास करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जिससे भविष्य में उससे लाभ हो, तथा शिक्षा में पूंजी लगती है और उससे भविष्य में व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। हम टीचिंग में अपना पैसा लगाए, पढ़ लिखे इतना, तभी तो जा करके हम जो है कि टीचर का डिग्री लिए, बीएड का डिग्री लिया हमने। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपने स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से जो है कि क्या हो रहा है कि हम अपने चीजों को जो हमने पढ़ा उसमें पूंजी लगाया, अब उस पूंजी का यूज, जो हमने पढ़ा, जो शिक्षा प्राप्त की हमने उसको जो है कि और आगे बढ़ा रहे हैं, उससे उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। अल्फ्रेड मार्शल ने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी है और कहा है कि सबसे अधिक मूल्यवान पूंजी वह है जिसका विनियोग मानव पर किया जाता है ना। अल्फ्रेड मार्शल का कहना यह है कि शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी है ना, और कहा है कि सबसे अधिक मूल्यवान पूंजी है जिसका विनियोग मानव पर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बहुमूल्य उसको पूंजी लग रहा है, जिसके पास नहीं, सही भी बोल रहे हैं कि जिसके पास पूंजी अभी नहीं है, जो गरीब है, जिसके पास पढ़ाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्या अच्छा बन सकता है। तो जैसा पैसा लगाओगे वैसा पढ़ाई पाओगे और वैसे ही कमाओगे, और क्या, यही चीज है। तो है अल्फ्रेड मार्शल ने शिक्षा को राष्ट्रीय विनियोग की संज्ञा दी है और कहा है कि सबसे अधिक मूल्यवान पूंजी है जिसका विनियोग मानव पर किया जा रहा है, ठीक है। विनियोग के रूप में शिक्षा क्या है? विनियोग का अर्थ है कि पूंजी को ऐसे निवेश करना कि भविष्य में उससे अधिक आय हो अथवा पूंजी बढ़कर वापस मिले। भाई जितना पूंजी आप लगा रहे हो ऐसे में इन्वेस्ट करो जो कि आप 1 रुपया लगा रहे हो तो वो 10 बन करके वापस मिले, ठीक है। तो यही है, शिक्षा की व्यवस्था करने में पूंजी लगाई जाती है जिससे व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है और वह विभिन्न कौशलों में दक्षता हासिल कर लेता है, जिससे उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। इस अर्थ में शैक्षिक व्यय को शैक्षिक विनियोग समझा जाता है ना। जितना पैसा हम लगाएंगे उसमें हम इतना पैसा कमा लें कि जितना पैसा लगाया उससे भी 10 गुना पैसा कमा लें, 20 गुना, 1000 गुना पैसा कमा लें। शिक्षा में विनियोग इसी तरह का करना होता है, आजकल वही हो रहा है ना। तो यही है, शिक्षा एक उत्पादन के रूप में बन गया है, ठीक। उसके बाद शिक्षा एक ऐसी सामाजिक परिवेश का सृजन एवं पोषण करती है, ठीक है, बोधगम्यता एवं सहकारिता की भावना उत्पन्न करती है जो विकास कार्यों के लिए अनिवार्य है ना।
इसके बिना सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विभिन्न योग्यता स्तर के व्यक्तियों की आजीवन आय की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि शैक्षिक व्यय के प्रतिफल की दर 10% से 30% के बीच रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास पर अनुसंधान करके एल्फ्रेड एफ डेनिसन ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जो आर्थिक विकास के रूप में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट करते हैं। मतलब कि वही हुआ कि जो अगर शिक्षा में हम जो हम व्यय कर रहे हैं 10% से 30% के बीच हमने व्यय किया और प्राप्त किया उससे भी ज्यादा, तो ये हो रहा है। और उसके बाद फिर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास का अनुसंधान करने पर जो ये वैज्ञानिक है एडवर्ड एफ डेनिसन ने जो है कि कुछ जो है कि आर्थिक विकास के रूप में कुछ निष्कर्ष निकाला है, कुछ देखा, कुछ समझा कि जो हम पैसा बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं तो उससे हमको इनपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के कम शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छा कार्य करने की संभावना है। यह कार्य की शीघ्रता से भी कर लेता है तथा कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब क्या बोला कि अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के कम शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छा कार्य करके संभावना है। और मतलब कि ये बोल रहा है कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो और जो कम पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो उसकी तुलना में जो पढ़ा लिखा है वो ज्यादा अच्छा काम कर करके अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, वह कार्य की शीघ्रता से और वो कार्य को शीघ्रता से भी कर सकता है तथा कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इससे जो है कि हमारा जो लाभ है वो ज्यादा बढ़ता है और पर्यवेक्षण की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नए विचारों को पाने के लिए आर्थिक तत्पर रहता है और एक कार्य को अधिक अच्छे ढंग से करने के प्रति सजग रहता है ना। जो अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है बच्चा, वो नए विचारों को हम जो नए बच्चे हैं, नया विचार है ना, नया चीज सीख रहे हैं, नया नया दिमाग आ रहा है, तो वो बच्चे क्या है कि ज्यादा अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है कि तीसरा है कि अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को व्यवसाय का चयन करने की अधिक आजादी रहती है। वह विवेक का प्रयोग करके अच्छा व्यवसाय चुनता है तथा आर्थिक स्थिति उन्नति करता है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, जिसको अच्छा नॉलेज है, वो अच्छे व्यवसाय का भी चुनाव कर सकता है। उसको पूरी आजादी होती है कि भाई तुम्हारे मन में जो है वो करो, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, और उसी से वो जो उसके मन को अच्छा लगता है, पसंद आता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, वही काम करता है और उसमें उसको उन्नति मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर 4 नंबर पॉइंट है कि आज के व्यवसाय कम शिक्षित व्यक्तियों के वश की बात नहीं है। आज व्यवसाय के अनुसार उसकी तकनीकी का ज्ञान आवश्यक है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आज की जो व्यवसाय है वो कम पढ़े लिखे लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तकनीकी का ज्ञान आवश्यक है। टेक्नोलॉजी भी सीखा जाना होना बहुत जरूरी है। बिना टेक्नोलॉजी के अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए आजकल तो कंप्यूटर और लैपटॉप पे बिजनेस भी हो रहा है, तो ऑनलाइन हो रहा है, और उसके लिए ऑनलाइन किस तरह से होता है ये सारी चीजें जो है कि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। जो बच्चे आजकल पढ़े लिखे हैं उनको तो ये सारी चीजें तुरंत पता हो जाती है। भाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से ही तो पढ़ाई करते हैं, तो उनको तो सारा कुछ पता होता है। ठीक, तो इस तरह से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अच्छे सोच विचारने वाले हैं, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अच्छी तरीके से अपना सोच विचार कर करके अपने व्यवसाय को
चुन सकते हैं और उसमें अपना अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षा पर विनियोग राष्ट्रीय आय बढ़ाने में निम्न प्रकार से सहयोग कर सकता है। पहला क्या है, शिक्षा में विनियोग के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है ना। शिक्षा में जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। शिक्षा विकास एवं अनुसंधान में परिणामों को आधार प्रदान करती है। शिक्षा आधुनिक समाज का जो अभी चल रहा है आधुनिक समाज में, उसमें समय के अनुकूल जिस तरह से क्या क्या चेंजिंग आ रहा है उसको प्रयोग कर कर करके उसका यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, और फिर उसी चीज़ को यूज़ कर कर करके उसका व्यवसाय में या किसी भी चीज़ में, अभी पढ़ा ही रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो इस चीज़ को भी हमने क्या किया, ऑनलाइन पढ़ाया। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, समय के अनुकूल परिवर्तन आया और अब जो एक बच्चे के साथ साथ लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाया जा सकता है ऑनलाइन के जरिए, है ना। उसके बाद फिर है कि शिक्षा विकास एवं अनुसंधान में परिणामों को आधार प्रदान करती है। विकास के साथ साथ अनुसंधान भी हो रहे हैं जिसमें विकास हो रहा है। शिक्षा से समाज का दृष्टिकोण विस्तृत हो रहा है, नई नई चीज़ों को देखने का, उनको करने का मौका मिल रहा है और उससे सीखने का मौका मिल रहा है, जिससे कि हमारा विकास हो रहा है, दृष्टिकोण में भी हमारा दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। ठीक है। शिक्षा व्यक्ति में अच्छे नागरिक गुणों को विकसित करती है जिससे वे करों का समय से भुगतान करते रहते हैं। शिक्षा व्यक्ति के अच्छे नागरिक का भी, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अच्छे नागरिक भी बन रहे हैं, है ना। सिर्फ पैसा ही कमा नहीं रहे हैं, अच्छे नागरिक भी बन रहे हैं, और अच्छे नागरिक बनने के साथ साथ जिससे वे अपने जो कर हैं, जो भी बिजनेस करने के लिए जो भी जो है कि पैसे ले रहे हैं, ठीक है, उस कर को भी समय से भुगतान कर रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भी विकास हो रहा है। पहले क्या होता था कि भुगतान नहीं कर पाता था कर का टाइम पर, और जिससे कि देश का भी, राष्ट्र का भी जो है कि विकास नहीं हो पाता था। अब जो है कि सब सही टाइम पर जो है कि पैसे दे देते हैं हम लोग, और जो हम उससे जो है कि हम लोगों को और भी अच्छा ज़्यादा लाभ मिलता है ना। तो इस तरह से हमारी जो शिक्षा है उससे हम कितना ज़्यादा, मतलब कि उस चीज़ को यूज़ कर कर करके हम कितना ज़्यादा अपना विकास कर रहे हैं, है ना। शिक्षा तकनीकी एवं औद्योगिक विकास करती है। तकनीकी और औद्योगिकी का भी विकास होता है शिक्षा में। शिक्षा से कृषि के उत्पादन क्षमता में बढ़ाया जाता है। अब तो गांव देहात में भी जो है कि कृषि के लिए नए नए जो है कि खाद बनाए जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल हो। सिंचाई के लिए अच्छी जो है कि मशीनों का उपयोग किया जा रहा है ना। अच्छे फसल, बहुत अच्छे गुण वाले फसल है जिसको कि वो कर करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि क्या बोलते हैं, फसल उगाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है कि अब तो कृषि में भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। शिक्षा मानव का सदुपयोग करना सिखाती है। शिक्षा समय का सदुपयोग करना सिखाती है। शिक्षा से हम जो है कि समय के साथ साथ चलते हैं, परिवर्तन लाते हैं अपने आप में, और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर हम पढ़ लिख कर करके समय के साथ नहीं चलेंगे, बैठ जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारा समय बीत जाएगा और हम बस सोचते ही रह जाएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, और कभी नहीं कुछ कर सकेंगे। तो अगर हम पढ़ लिख चुके हैं और कुछ करने का सोच रहे हैं, तो अभी करो, राइट नाउ, और कर करके शुरू करो, और अपने आप को जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है समाज में, देश में, जो चीज़ें, नई नई चीज़ें आ रही है, उसको सीखो,
उसको, उसकी चीजों को समझो, ज्ञान लो उसका, और उसके बाद फिर वो करो। जो भी तुम्हें पसंद है उस चीज को करो, कर करके देखो, ठीक है, ताकि आगे तुम किसी भी चीज के लिए पछताओ नहीं। समय बहुत उपयोगी होता है। जिसने समय को छोड़ा उसका पूरा बंटाधार हो गया। तो समय का सदुपयोग करना आज के लाइफ में हमेशा से, समय बहुत बहुमूल्य है। समय के साथ चलो और समय का बहुत अच्छे तरीके से यूज करो, और साथ में शिक्षा का भी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए, आज जो भी पढ़ाया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आई एम श्योर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे ज़ेनज़ी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वही है कि प्रैक्टिकल अगर बनाना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके आप देख लीजिए, जो भी आपको चाहिए फाइल उसको देख के आप बना सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।